शुरुआत करते हैं पौधों के इस इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम से, मतलब उनके दिशा ज्ञान से। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि एक छोटे से बीज को जमीन के घने अंधेरे में कैसे पता चलता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। ये एक बहुत ही लाजवाब प्राकृतिक व्यवस्था है। उनके पास कोई कंपास होता है? कंपास तो नहीं, लेकिन विज्ञान की भाषा में उनके पास ट्रोपिज्म यानी अनुवर्तन की एक जन्मजात क्षमता होती है। ट्रोपिज्म? अच्छा। जी, अगर हम जड़ों की बात करें तो उनमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है, यानी सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो इसका मतलब हुआ कि वे गुरुत्वाकर्षण की तरफ खिंचती हैं? एकदम सही। जड़ों की कोशिकाएं गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को महसूस कर सकती हैं और वे उसी दिशा में, यानी जमीन के नीचे की ओर बढ़ती हैं। वहीं जड़ों में एक और चीज होती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यानी वे प्रकाश से दूर भागती हैं? बिल्कुल, वे सूर्य के प्रकाश से दूर भागती हैं और अंधेरे में गहराई तक जाती हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जड़ों का मुख्य काम ऊपर की दुनिया से नहीं है। उनका काम मिट्टी के भीतर छिपे खजाने से है, यानी भोजन, पानी और खनिजों जैसे कैल्शियम और आयरन को सोखना और पूरे पौधे के लिए उन्हें संग्रहित करना। अच्छा, तो अगर जड़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जा रही हैं, तो फिर तने ऊपर कैसे चले जाते हैं? क्या उन पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता? या वे जानबूझकर गुरुत्वाकर्षण से बगावत कर रहे होते हैं? बगावत कहना गलत नहीं होगा। तने प्रकाश के दीवाने होते हैं। वे हमेशा प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे? बिल्कुल, उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए यह साबित होता है कि उनमें नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था हो गई। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बरगद के पेड़ की जो जड़ें हवा में लटकती हैं, वे क्या होती हैं? मतलब वे तो जमीन के नीचे नहीं जा रही, बल्कि ऊपर शाखाओं से लटक रही हैं। ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है। इन्हीं जड़ों को विज्ञान में स्तंभ जड़ या प्रोप रूट कहा जाता है। प्रोप रूट? हाँ, अब देखिए, बरगद का पेड़ आकार में इतना विशाल और भारी होता है कि सिर्फ जमीन के नीचे की जड़ें उसे उसे खड़ा नहीं रख सकती। उसे अतिरिक्त सहारे की जरूरत होती है। सही कहा। इसलिए प्रकृति ने उसे सहारा देने के लिए शाखाओं से ये जड़ें नीचे की तरफ भेजी हैं। ये जमीन को छूकर खंबे का काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक और तकनीकी और बहुत जरूरी बात समझने वाली है, नोड और इंटरनोड का विज्ञान। नोड और इंटरनोड, ये क्या होता है? मेरी समझ से तो ये कोई नई चीज लग रही है। आसान भाषा में कहें तो नोड पौधे के तने पर मौजूद वो गांठें या जोड़ हैं जहां से नई पत्तियां या शाखाएं फूटती हैं। अच्छा, जहां से पत्तियां निकलती हैं? जी। मजेदार बात यह है कि जड़ों में कोई नोड या इंटरनोड नहीं होती। ये केवल और केवल तनों की विशेषता है। ऐसा क्यों? मतलब जड़ों में गांठें क्यों नहीं होती? क्योंकि जड़ों को जमीन के नीचे घने अंधेरे में पत्तियों की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अंधेरे में पत्तियां क्या ही करेंगी? बिल्कुल, अगर जड़ें भी पत्तियां उगाने लगेंगी तो पौधे की बहुत सारी ऊर्जा बेकार चली जाएगी। ये पौधों की ऊर्जा बचाने की एक अद्भुत और कैलकुलेटेड रणनीति है। प्रकृति कोई भी काम बेवजह नहीं करती। यहाँ से मुझे एक और जबरदस्त बात याद आ रही है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया था। हम जो आलू, प्याज, अदरक, हल्दी और लहसुन बड़े चाव से खाते हैं, जी। जिन्हें हम अक्सर जमीन के नीचे उगने के कारण जड़ मान लेते हैं, वे असल में जड़ें हैं ही नहीं। क्या ये सच है कि ये सब तने हैं? मेरी तो अब तक की सारी समझ ही उलट गई। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो हम सब में होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तना पौधे का वह मुख्य भाग है जिस पर पत्तियां, फूल और फल टिके होते हैं। अब आलू या अदरक जमीन के नीचे जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने छोटी छोटी आंखें या गांठें देखी होंगी। हाँ, आलू में तो अक्सर वो हरी हरी गांठें निकल आती हैं। बिल्कुल, वे असल में नोड हैं। और हमने अभी जाना कि नोड सिर्फ तनों में होते हैं, जड़ों में नहीं। अरे वाह! इसलिए ये भोजन संग्रहित करने वाले मॉडिफाइड या रूपांतरित तने हैं। ये तो वाकई कमाल की जानकारी है हमारे सुनने वालों के लिए। लेकिन ये तना, ये सिर्फ एक जगह खड़ा रहकर काम कैसे करता है? मतलब जमीन के नीचे से पानी ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तने के अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं है? मोटर नहीं है, लेकिन भौतिक विज्ञान का एक शानदार नियम वहां काम कर रहा है। तना पौधे का ट्रांसपोर्टेशन हाईवे है। इसमें केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन नाम की एक प्रक्रिया होती है। केशिकत्व, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? मैं समझाता हूँ। अगर आप एक स्पॉन्ज के एक सिरे को पानी में डुबोएं तो आप देखेंगे कि पानी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। हाँ, स्पंज पानी सोख लेता है।
जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते समय स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, तने के अंदर बहुत ही बारीक बाल जैसी नलिकाएं होती हैं। इसी केशिकत्व के जरिए तना जड़ों से अवशोषित किए गए पानी और खनिजों को बिना किसी पंप के ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पत्तियों में बने हुए भोजन को वापस शरीर के अन्य भागों तक नीचे भी ले जाता है। अद्भुत। और ये तना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही काम नहीं करता, ये अपनी सुरक्षा और जरूरत के लिए खुद को पूरी तरह से बदल भी लेता है, जिसे हम अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे नींबू, बेल, बबूल और गुलाब के पौधों को ही देख लीजिए। इनमें यही तना कांटों में बदल जाता है, शायद इसलिए ताकि जानवरों और, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, चोर चिल्लरों से पौधे का बचाव हो सके। हाँ, वो चोर चिल्लर वाला हिस्सा काफी मजेदार था। और सहारा देने के लिए भी तने का रूपांतरण देखने लायक है। कैसे? कद्दू, करेला, खीरा या मटर जैसे कमजोर पौधों में आपने स्प्रिंग जैसे घुमावदार धागे देखे होंगे। विज्ञान में इन्हें टेंड्रिल या प्रतान कहते हैं, जो दूसरी चीजों से लिपट जाते हैं। बिल्कुल, ये भी तने का ही एक रूप है। जब पौधा कमजोर होता है तो ये टेंड्रिल आसपास की चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ने में मदद करते हैं। और मरुस्थलीय पौधों की तो बात ही अलग है। रेगिस्तान में जहां पानी की भारी कमी होती है, वहां नागफनी या कैक्टस जैसे पौधों में तने ही पत्तियों का रूप ले लेते हैं। एकदम सही। जो हरा, चपटा और गूदेदार हिस्सा हम कैक्टस में देखते हैं, वो पत्ती नहीं बल्कि तना है। और मजेदार बात यह है कि वही तना प्रकाश संश्लेषण का सारा काम संभालता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कैक्टस का जीवन दर्शन। कैक्टस ने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों से लड़ाई नहीं की। उसने ये शिकायत नहीं की कि यहाँ पानी क्यों नहीं है। उसने चुपचाप खुद को बदल लिया, यानी अडैप्ट कर लिया। उसने अपनी पत्तियां खत्म कर दी ताकि पानी भाप बनकर ना उड़े, और प्रकाश संश्लेषण का जिम्मा तने को दे दिया। ये तो सच में ये एक तरह का साइलेंट अडैप्टेशन है, जहां बिना शोर मचाए विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। साइलेंट अडैप्टेशन। क्या बात है। अब तनों से पानी ऊपर तो आ गया, लेकिन ये पानी आखिर जाता कहाँ है? सीधे पौधे की रसोई में, यानी उसकी पत्तियों में। हम सभी जानते हैं कि पत्तियों का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण करना है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल मिलकर पौधे के लिए भोजन बनाते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल, लेकिन पत्तियों के अंदर का मैकेनिज्म भी कम हैरान करने वाला नहीं है। एकदम सही। पत्तियों के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। हम इन्हें पौधों का श्वसन अंग या फेफड़े भी कह सकते हैं। तो इन्हीं से पौधे सांस लेते हैं? हाँ, इन्हीं छिद्रों से गैसों का विनिमय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। और इन्हीं रंध्रों से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब यहाँ वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोनों में बड़ा अंतर है। वाष्पीकरण तो किसी भी निर्जीव सतह से पानी का उड़ना है, जैसे धूप में रखे कटोरी के पानी का सूख जाना। बिल्कुल, लेकिन वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जो सजीव पत्तियों में होती है। जब सूर्य की रोशनी से तापमान बढ़ता है तो पत्तियों के इन रंध्रों से पानी वाष्प बनकर बाहर निकलता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मतलब पौधे अपना ही जमा किया हुआ पानी क्यों उड़ा रहे हैं? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, इससे तेज धूप में भी पौधे का तापमान नियंत्रित रहता है, ठीक वैसे ही जैसे गर्मी में हमें पसीना आने पर शरीर ठंडा होता है। अच्छा, ये पौधों का पसीना एक तरह से, आप ऐसा कह सकती हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इस प्रक्रिया से ऊपर की ओर एक भयानक खिंचाव या चूसक बल पैदा होता है। अंग्रेजी में इसे सक्शन फोर्स कहते हैं। यही वो ताकत है जो जड़ों से पानी को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर कई मीटर ऊंचे पेड़ों की चोटी तक खींचने में मदद करती है। लेकिन अगर पौधे के पास पानी ही ना हो तो क्या होगा? ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि कोशिकाओं में जल की मात्रा कितनी है। अगर पौधे के पास पर्याप्त पानी नहीं होगा तो ये रंध्र खुलेंगे ही नहीं। और अगर रंध्र नहीं खुले तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं ले पाएगा, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, भोजन नहीं बनेगा और अंततः पौधा दम तोड़ देगा। इसीलिए पौधों को पानी देना इतना जरूरी है। वैसे एक और बहुत ही रोचक दृश्य हमने अक्सर देखा है। सुबह सुबह या रात के समय छोटे पौधों की पत्तियों के किनारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं,
जबकि उस समय ओस भी नहीं गिरी होती। जी, इसे विज्ञान में बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं। गटेशन। हाँ, रात के समय जब रंध्र बंद होते हैं और वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता, तब जड़ों का दबाव यानी रूट प्रेशर लगातार काम कर रहा होता है। जड़ों से पानी ऊपर आता रहता है और वही अतिरिक्त पानी पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में बाहर धकेल दिया जाता है। प्रकृति का एक पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। अब अगर हम इसी सर्वाइवल और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो चलिए उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा किसी साइंस फिक्शन या हॉरर मूवी जैसा लगा। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं मांसाहारी पौधों की। ये सुनकर ही अजीब लगता है कि एक पौधा जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जिसके पास दांत या पंजे नहीं है, वो कीड़े मकोड़ों का शिकार कैसे करता है। ये प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कारों में से है। इन पौधों के शिकार करने के पीछे की वजह कोई शौक नहीं है, बल्कि एक गहरी मजबूरी और तार्किक आवश्यकता है। मजबूरी कैसी? पिचर प्लांट, जिसे घटपर्णी कहते हैं, या ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया जैसे इंसेक्टिवोरस यानी कीटभक्षी पौधे अक्सर दलदली या ऐसी जमीन में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। अच्छा, और किसी भी जीव या पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी तत्व है। तो जमीन में नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए वे कीड़ों की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन वे शिकार करते कैसे हैं? ये पौधे अपनी पत्तियों को एक शिकारगाह में बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए पिचर प्लांट अपनी पत्ती को एक रंग बिरंगे सुराही जैसे घड़े में बदल लेता है, जो दिखने में बहुत आकर्षक होता है। बिल्कुल, और उसके अंदर मीठा और चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। जब कोई कीट उस घड़े की तरफ आकर्षित होकर उसके किनारे पर बैठता है, तो वो फिसलकर अंदर गिर जाता है। घड़े की ऊपर मौजूद पत्ती का ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है। और फिर अंदर उस कीट का क्या होता है? कीट से अपने लिए जरूरी नाइट्रोजन सोख लेता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, जी, तो हम देखते हैं कि हर हाल में जिंदा रहने की एक ऐसी जबरदस्त जिद है। वाकई सर्वाइवल के लिए पौधे कुछ भी कर सकते हैं। और सामान्य पौधे जो कीड़े नहीं खाते, वे नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं? वे मिट्टी से अपनी मदद खुद करवाते हैं। सामान्य पौधे अपनी जड़ों में राइजोबियम जैसे जीवाणुओं को पनाह देते हैं। राइजोबियम। ये जीवाणु मिट्टी और हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या यूरिया के रूप में बदलते हैं, जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। ये सजीव और निर्जीव घटकों का एक परफेक्ट बैलेंस है जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। अब जीवन को चलाने की बात हो और हम उस हिस्से को छोड़ दें जो जीवन को आगे बढ़ाता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो पौधों के प्रजनन केंद्र हैं। जी, फूल पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देने का एक बेहद एडवांस सिस्टम है। एक फूल के मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। सबसे नीचे होता है कैलेक्स। ये फूल का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग होता है। जब फूल कली की अवस्था में होता है, तो ये कैलेक्स एक कवच की तरह कली की रक्षा करता है। और जब कली खिलती है, तब हमें दिखाई देता है कोरोला, यानी फूल की रंग बिरंगी पंखुड़ियां। और ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां भी सिर्फ हमारे देखने के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए हैं? ये असल में कीड़े मकोड़ों, मधुमक्खियों और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए प्रकृति का एक विज्ञापन बोर्ड है, ताकि वे आएं और परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करें। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन वाले हिस्से। फूल का तीसरा भाग है एंड्रोशियम, जो उसका नर भाग होता है। सही। हैं। इस हिस्से को याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो डॉक्टर वाला। बिल्कुल। गाइनोशियम शब्द को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। जी। वैसे ही फूल के मादा भाग को गाइनो शब्द से जोड़कर गाइनोशियम कहा जाता है। इस तरह के उदाहरण विज्ञान को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ देते हैं। और विज्ञान को उस जीवन से जोड़ने की बात पर ही इस पूरी चर्चा का वो हिस्सा आता है जिसने एक जीव विज्ञान की क्लास को जीवन विज्ञान की क्लास बना दिया। वो हिस्सा तो सच में बहुत दिलचस्प था।